हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितनी भी एडजस्टमेंट थी, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि उससे ज्यादा पेपर में आना ही नहीं है, वो मैंने कोशिश की थी कि सबका सब मैंने लास्ट वीडियो तक में आपको बता दिया है। जिन्होंने ना देखा हो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। 3-4 पार्ट में बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइए, एक एक टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, आज के जो वीडियो है उसमें हम जो लेके चलेंगे वो है अकाउंटिंग रेशियो। यहां से भी बच्चों कम से कम मान के चलो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 6 मार्क्स का वेटेज यहां भी आता है। और ये चैप्टर इतना बढ़िया है कि अगर आपको सभी फॉर्मूले पता हैं, सभी फॉर्मूले याद हैं, हर एक फॉर्मूले के बारे में पता है कि ये होता क्या है, किसका आंसर टाइम्स में आता है, किसका आंसर परसेंटेज में आता है, कौन सा आंसर रेशियोज में आता है, किसका क्या आइडियल रेशियो है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना उसके आप आंसर्स दे लोगे। तो कोशिश कीजिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज एक एक का रेशियो बता दूंगा क्या होता है। और मजे की बात तो ये है कि आज जो आप इसको पढ़ोगे वो बैलेंस शीट और पीएल को साथ में लेके पढ़ोगे कि बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे हम बैलेंस शीट से चीजों को कोरिलेट किया जाता है या पीएल से, वो सब हम यहां देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार लाइन से देखिए। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो देखो, मैं सिर्फ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलूंगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, कि पता चले सर ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, तो आपको सब पता है, आपने साल में खूब पढ़ा है। ये क्विक रिवीजन का एक वीडियो है, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादातर चीजों को यहां पे बताऊंगा। ठीक, तो आओ देखते हैं। अकाउंटिंग रेशियो में कितने रेशियोज होते हैं? 4। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इसके बाद एक्टिविटी टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इनमें से किसको कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये जो लिक्विडिटी रेशियो होता है इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक। और जो ये सॉल्वेंसी होता है इसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो अगर आपका एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कौन सा है, तो हमेशा लिक्विडिटी पे लगाइएगा। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं, और ये जो आपका सॉल्वेंसी रेशियो होता है इसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। ये दो बात समझ में आ गई। तो आपने यहां पे देखा कि लिक्विडिटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इसका एक नाम और भी है, लिक्विडिटी का एक नाम और भी है, ज्यादातर बच्चे इसे जानते होंगे या हो सकता है बहुत से बच्चे आप में नहीं जानते होंगे। वो है, इसी को लिक्विडिटी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, तो अगर आपसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पूछे या वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछे तो आप हमेशा किस रेशियो को बताएंगे? लिक्विडिटी रेशियो को। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अगर पूछेगा तो हमेशा हम किसको बताएंगे? सॉल्वेंसी को। बट ये आएगा एक्टिविटी के नाम से या फिर ये आएगा टर्नओवर के नाम से, और लास्ट में आपका ये आता है प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से। इतनी बात आ गई समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक रेशियोज को अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, सबसे पहला जो आपका आता है वो है लिक्विडिटी रेशियो। ये बगल में मैंने बैलेंस शीट एक बना रखी है आपको समझाने के लिए कि दिमाग में अगर बैलेंस शीट बैठी होगी ना तो आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, पेपर में कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। तो यहां पे एक एक छोटी से छोटी चीज जो होगी उसको अच्छे से समझिएगा। कहीं भी डाउट होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखो, लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आते हैं। पहला है करंट रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हो CR ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला है, और जो इसका आंसर आता है वो रेशियो में ही आता है। रेशियो मतलब 1:1, 2:1, 3:1। तो पहली चीज तो इसका फॉर्मूला जानिए। फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर ये तो हमको पता था, ये तो बड़ा आसान सा है। इसमें कुछ और नई चीज, तो एक नई चीज जो अक्सर पूछी जाती है वो पूछा जाता है इसका आइडियल रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1।
ये दिमाग में बैठा लीजिए, अक्सर ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि सी आर का करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, तो 2:1। अब आइए इसको देखते हैं कि बैलेंस शीट के अप्रोच से हमें दो ही चीज चाहिए, एक चाहिए करंट एसेट, एक चाहिए करंट लायबिलिटी। अगर दो चीज मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। चलो यहां पे देखो बैलेंस शीट में जो ये आपका करंट एसेट्स है वो कहां पे है, ये सॉरी ये तो आपकी लायबिलिटी हो गई, ये है आपका, कहां चला गया भाई, हाँ ये है आपका करंट एसेट्स जो एसेट्स में दिया है, और ये जो लायबिलिटी है ये लायबिलिटी कहां दी हुई है, ये दी हुई है। अगर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के आइटम पता है तो बस उठा के लिख दीजिए फॉर्मूले पे, आंसर आ जाएगा। नहीं एक तो आएगा जो सीधा सीधा आपको आइटम दिए होंगे, इसके आइटम दे देगा, इसके आइटम दे देगा, पहचान लीजिए और फॉर्मूले पे पुट कीजिए, सीधा आंसर ले लीजिए। दूसरा जो आएगा उसमें क्या बोलेगा, हो सकता है आपको टोटल लायबिलिटी दे दे, क्या दे दे, टोटल लायबिलिटी दे दे, टोटल लायबिलिटी के साथ आपको ये दोनों दे दे, तो टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से इसके साथ भी दे सकता है, अगर मान लो टोटल लायबिलिटी दे दिया और नॉन करंट एसेट दे दिया तो ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में से इस एसेट्स को माइनस, जब ये माइनस होगी तो क्या बचेगा, करंट एसेट्स बच जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये है बैलेंस शीट का एनालिसिस करना, कि इसीलिए मैं इसको फॉर्मूले के साथ साथ बैलेंस शीट भी लेके आया हूं कि आप यहां से अच्छे से समझते चलिएगा। तो यहां पे दो चीजें ध्यान में रखिए, पहला इसका फॉर्मूला और दूसरा इसका आइडियल रेशियो। समझ में आ गया। तो ये था लिक्विडिटी का पहला फॉर्मूला जिसको हम क्या कहते हैं, करंट रेशियो। चलिए अब इसमें जो दूसरा फॉर्मूला बच्चों बनता है वो बनता है, बोलते हैं हम उसको लिक्विड रेशियो। क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, या इसी लिक्विड रेशियो का जो नाम है वो है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो, या इसी का जो नाम है, एक थर्ड नाम कौन सा होता है, क्विक रेशियो। तो लिक्विड रेशियो को इन तीन नामों से जाना जाता है, पहला लिक्विड रेशियो के नाम से, दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो, और तीसरा होता है क्विक रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है, तो मैं लिक्विड रेशियो को ही लेके चलता हूं, बस सिर्फ आपको यहां पर नाम बदलना है, फॉर्मूला वही होगा। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये तो तुम्हें पता ही है करंट लायबिलिटी क्या होती है, ये अभी तुमने इसके पहले वाले फॉर्मूले भी पढ़ा। अब मुद्दे की बात है कि सही ये लिक्विड एसेट्स क्या होता है। तो लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, करंट एसेट्स में से हमें दो चीजों को माइनस करना होता है। ये जो करंट एसेट्स आपको दी हुई है, करंट एसेट्स में से दो चीजों को निकाल दीजिए, पहला है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है इसी को स्टॉक बोलते हो तुम लोग, और दूसरा जो आइटम है वो है तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, या कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंस के साथ साथ एडवांस टैक्स वगैरह दिया होता है तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक, कोई चीज एडवांस टैक्स हम पहले से दे चुके हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस देता है, या फिर कभी कभी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है एडवांस टैक्स, तो वो भी यहां से माइनस हो जाता है। तो करंट एसेट्स में से जब हम सिर्फ दो चीजों को निकाल देते हैं, इन्वेंट्री या फिर प्रीपेड एक्सपेंस या फिर एडवांस टैक्स, तो हमें क्या मिल जाता है, लिक्विड एसेट्स मिल जाती है। क्या मिल जाता है बच्चों, लिक्विड एसेट्स। अब बताओ, लिक्विड एसेट्स मिल गई, करंट लायबिलिटी मिल गया, फॉर्मूले पे रखोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत, तो उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जिस तरह करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो था वो क्या था, 2:1 आइडियल रेशियो, उसी तरीके से लिक्विड रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 1:1। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतनी सी बात ध्यान में रखिए, आपका कुछ भी यहां से छूटने वाला नहीं है। अब एक छोटी सी चीज और, जो अक्सर आपने क्वेश्चन लगाते समय देखा होगा कि क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के क्वेश्चन में अक्सर आपको मिल जाती है वर्किंग कैपिटल। क्या मिलती है, वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर ये फॉर्मूला यहां पे बहुत काम आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे देगा, करंट लायबिलिटी दे देगी, तो करंट एसेट्स मिल जाएगा।
ठीक, इसीलिए लिक्विडिटी रेशियो को हम कौन से रेशियो के नाम से जानते हैं? आप वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये मत भूलना, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि जैसे कि पेपर में आता है वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है, तो बच्चे क्या निकाल के आते हैं? बच्चे निकाल के आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। बच्चे वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला नहीं लगाते, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछेगा तो मतलब लिक्विडिटी, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पूछेगा तब वो टर्नओवर में जाएगा। तो यहां पे आपकी लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाती है। तो लिक्विडिटी में सिर्फ दो फॉर्मूले थे, पहला था आपका करंट रेशियो, दूसरा था आपका लिक्विड रेशियो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद अब आ जाता है सॉल्वेंसी। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, जो लिक्विडिटी रेशियो था उसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं, और जो ये सॉल्वेंसी रेशियो है इसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात की जाएगी तो हमेशा कौन से रेशियो की बात की जाएगी? आपका सॉल्वेंसी रेशियो की। तो इसमें आपके जो सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पे कितने रेशियोज हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलो एक एक को देखते हैं, और यहां पे बैलेंस शीट के एनालिसिस से समझेंगे, कुछ भी यहां पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक, इसको हम समझेंगे बैलेंस शीट में, कि बैलेंस शीट में कौन कौन से पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं। तुम्हें ये तो पता है, तुमने ये याद भी किया होगा, लेकिन किसको क्या बोलते हैं शायद तुम्हें ये याद नहीं होगा। तो आज हम इसके साथ साथ इसको भी इसीलिए बगल में बना दिए हैं कि आपको इससे पता चलता है कि किससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी जैसा कि नाम है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। पहले क्या लिखा है? डेब्ट, तो आप फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखेंगे? डेब्ट। अपॉन में क्या है? इक्विटी, तो नीचे क्या लिखेंगे? इक्विटी। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी, फॉर्मूले नेम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब मुद्दे की बात यह है कि सर हमको डेब्ट नहीं पता, हमको इक्विटी नहीं पता, हम इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इक्विटी क्या है, डेब्ट क्या है। तो यहां से आज सीखिएगा, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो बेटा, ये जो डेब्ट होता है ना, डेब्ट हम बोलते हैं सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी को। जो आपके बैलेंस शीट में ये एनसीएल दिया होता है, नॉन करंट लायबिलिटी दी होती है, हम इसी को क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। सिर्फ इसे कभी कभी ये दोनों मिला के दे देता है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को अगर तुम मिला दोगे तो ये दोनों हो जाता है टोटल डेब्ट। क्या बनता है? टोटल डेब्ट। तो आज के बाद याद रहेगा, अगर क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दे दिया तो इसका मतलब है कि उसमें ये करंट लायबिलिटी इंक्लूड है। अगर क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिया है तो उसमें ये इंक्लूड है, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा? आपका डेब्ट आएगा। तो डेब्ट क्या होता है समझ में आया? जो डेब्ट है वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? डेब्ट कहते हैं। बच्चों, जो इक्विटी है, इक्विटी क्या होती है? ये जो इक्विटी है ये सिर्फ ये शेयर होल्डर फंड को कहते हैं। ये जो आपका शेयर होल्डर फंड है, जिसमें आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उसी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इक्विटी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गया होगा कि डेब्ट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। अब चाहे एसेट साइड का अप्रोच हो चाहे लायबिलिटी का हो, मान लो तुमको टोटल एसेट दी हुई है। क्या दी है? टोटल एसेट दी है। अब टोटल एसेट के बाद क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटी के करंट लायबिलिटी के कुछ आइटम दिए हुए हैं। तो बेटा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से इसको माइनस कीजिए, ये अपने आप मिल जाएगा। तो ये कोरिलेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला खत्म। दूसरा देखते हैं। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले में दिक्कत ना हो। ठीक, फॉर्मूला अगर भूल गए तो फिर तो सब चला जाएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो लगाओगे कैसे? दूसरा है बच्चों टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसमें भी फॉर्मूले में ये चीजें छिपी हुई हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट, क्या फॉर्मूला बनेगा जल्दी बताओ? सर पहले लिखा है टोटल एसेट तो लिखेंगे टोटल एसेट, और उसके बाद लिखा है डेब्ट, नीचे लिख देंगे डेब्ट। ठीक, टोटल एसेट और डेब्ट। अब इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, टोटल एसेट्स क्या होती है। ये जो एसेट्स का टोटल आता है इसको हम कहते हैं टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो हो जाएगा टोटल एसेट्स। और डेब्ट मैंने अभी अभी आपको बताया डेब्ट क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी।
तो टोटल एसेट्स और डेप्ट हमने दोनों आपको बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो चलो, ये दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। तीसरा देखो क्या लिखा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो आज के बाद नहीं भूलोगे, इस चीज को दिमाग में रखना। इसका जो फॉर्मूला होगा थर्ड का प्रोप्राइटरी रेशियो का, अब इसको ऐसे याद रखो, ये जो प्रोप्राइटर होता है वो कौन होता है? प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, बिजनेस का मालिक। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको बस आप ऐसे याद रखिए कि बिजनेस का मालिक। अब इस बैलेंस शीट में बिजनेस का जो मालिक है उसकी क्या क्या चीजें होंगी? तो भाई मालिक के पास उसकी कैपिटल होती है, ये दोनों तो आउटसाइडर है, सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी तो यही है ना, बाकी दोनों तो आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो मालिक के पास एक उसका शेयर होल्डर फंड होता है और मालिक के पास उसकी टोटल एसेट्स होती है। मालिक का बस बिजनेस में यही होता है, ये दोनों चीज तो बाहर से आती है, आउटसाइडर लायबिलिटी, जिसको एक टाइम बाद हमको देना होता है। तो मालिक का क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड, और नीचे उसकी टोटल एसेट्स हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा नीचे टोटल एसेट्स। तो बताओ बच्चों, आज के बाद इस फॉर्मूले को भूलोगे? अक्सर मैंने देखा है बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो बस इसको ऐसे याद रखिए कि प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, बिजनेस का मालिक, और बिजनेस के मालिक के पास सिर्फ दो चीजें होती हैं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, एक तो उसका पैसा, उसका फंड, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा क्या है? उसकी टोटल एसेट्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड आपको पता ही है क्या होता है, टोटल एसेट्स आपको पता ही क्या होता है, और पिछले एक साल में आपने इस पर बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा कि अगर लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी साइड का अप्रोच है तो इसको कैसे निकालेंगे, एसेट का अप्रोच है तो इसको कैसे निकालेंगे, ये आपको आता होगा, इससे मुझे बताने की जरूरत यहां पे नहीं है। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 110% बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 23 मार्च को आपका पेपर है, और अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो फिर इसको देखने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इतना तो आपको निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है, देखो ये लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सबको हटा देते तब देखते हैं। क्या लिखा है बच्चों? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, जो इंटरेस्ट दिया जाता है, इसको ऐसे याद रखो, जो हमें ब्याज देना है, ब्याज कब दोगे? जब तुम्हें प्रॉफिट होगा। कब? जब तुम्हें प्रॉफिट होगा। ब्याज कहां से दोगे? प्रॉफिट से दोगे। तो जो इसमें प्रॉफिट लेते हैं वो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये याद रखिएगा कि ब्याज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कहां से दोगे भाई? अगर तुमने कहीं से लोन लिया, तुम्हें ब्याज देना है, ब्याज कैसे दोगे? जब कुछ प्रॉफिट होगा तो वहीं से तो ब्याज दोगे, जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ब्याज कैसे दोगे? तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि इंटरेस्ट कहां से दोगे? प्रॉफिट से। वो भी कौन सा प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट से पहले, अभी तो इंटरेस्ट देना है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में जो आएगा, क्वेश्चन में आता है यहां पे आफ्टर लिखा होता है, नेट प्रॉफिट दिया होगा बट वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो बेटा इन दोनों को नेट प्रॉफिट में जोड़ देना, इंटरेस्ट और टैक्स को नेट प्रॉफिट में जोड़ देना। तो जोड़ने को क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना कि पेपर में दिया क्या है, बिफोर दिया है या आफ्टर दिया है। अगर बिफोर दिया होगा तब तो उसको एज इट इज ले लीजिएगा, बट अगर आफ्टर लिखा है तो इंटरेस्ट और टैक्स को उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, अपॉन क्या होगा? क्या देना था तुम्हें? इंटरेस्ट देना था ना, तो अपॉन फिक्स इंटरेस्ट, अपॉन फिक्स इंटरेस्ट। तो ये इसका बनता है फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट। चलिए, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो आंसर आता है बच्चों वो अक्सर टाइम्स में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? इसका जो भी आंसर आता है वो आपको टाइम्स में देखने को मिलेगा, उसका आंसर हमेशा टाइम्स में लिखिएगा। चलिए, इसके बाद आता है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या है? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा कि फॉर्मूले में लिखा है, डेप्ट, पहले डेप्ट है तो हमने डेप्टर दिया,
उसके बाद क्या लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया। अब बच्चों बात एक अच्छे से यहां पे समझना, पहली चीज तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है अभी मैं बताता हूं, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट के नाम से भी जानते हैं। कौन सी एसेट? नेट एसेट। जनरली जो बच्चे जानते हैं नेट एसेट के बारे में, वो क्या जानते हैं कि नेट एसेट सिर्फ यार फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए नेट एसेट हो गई। नहीं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, अगर नेट एसेट की बात कीजिए तो नेट एसेट जो कंपनी की होती है वो क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। वही कंपनी की नेट एसेट होती है, नेटवर्थ आप बोल सकते हैं। तो चलिए यहां पे आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो डेप्ट के बारे में तो सबको पता है, डेप्ट क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। ये तो सभी को अभी तक मैंने बताया कि डेप्ट क्या होता है, तो यहां से डेप्ट में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? दिक्कत डेप्ट में नहीं थी, दिक्कत कहां थी? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? तो लायबिलिटी अप्रोच से क्या हुआ? लायबिलिटी अप्रोच से जब आप शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ देते हैं तो आपका क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लायबिलिटी अप्रोच से है। एसेट अप्रोच से क्या होगा? तो देखो बेटा एसेट में आपको टोटल एसेट चाहिए और टोटल एसेट में से माइनस करना है। भाई टोटल एसेट मिल जाएगी तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी में से सीएल माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा। टोटल एसेट्स में से अगर हमने सीएल माइनस किया, क्या माइनस किया? माइनस सीएल, तो क्या बचेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स में से हमने क्या माइनस किया? सीएल माइनस किया, तो यही तो बचेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसा अप्रोच है? ये एसेट साइड का है। इसका एक चीज और बनता है, देखो बस है सब वही, नाम अलग अलग है, इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है बस यही तो आपको सीखना है। टोटल एसेट नहीं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब से ये कैसे हो गया? तो देखो ये क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट्स, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अभी तो मैंने बताया ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। देखो यहां पे टोटल एसेट्स का मतलब ये हो गया टोटल एसेट्स, ये हो गया टोटल एसेट्स, ठीक, माइनस करंट लायबिलिटी, आपका क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों ही अप्रोच को याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। ठीक, आगे बढ़े, चलो। तो यहां पे आपका सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ये टोटल आपका सॉल्वेंसी खत्म। तो उम्मीद है ये पांचों के फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। बुक में आपने ज्यादातर क्वेश्चन जो लगाए होंगे वो इन चार लगाए होंगे। जहां तक मैंने देखा है आपकी बुक में ज्यादातर क्वेश्चन इन चार के मिलते हैं। इसके क्वेश्चंस आपने बहुत कम लगाए होंगे क्योंकि ये ऐड हुआ है अभी लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर से ये ऐड हुआ है तो एक रेशियो आपको ये नया मिल जाता है। कहां पे? सॉल्वेंसी में, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि अगर पेपर में आ गए डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप निकाल सकिए। ठीक, एक रेशियो आपका सॉल्वेंसी में ऐड हुआ है और दो रेशियो आपके कहां ऐड हुए हैं? टर्नओवर में। अभी हम टर्नओवर में भी आपको बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंसी के बाद आपका जो रेशियो आता है वो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। ठीक, तो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में कितने रेशियो यहां पे दिखाई दे रहे हैं? 6। लेकिन आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व किया होगा वो कितने के सॉल्व किए होंगे? 4। कौन कौन सा? आपने ये सॉल्व किया होगा, ये सॉल्व किया होगा, ये सॉल्व किया होगा और ये सॉल्व किया होगा। इन दोनों को आपने सॉल्व नहीं किया होगा, इसके ज्यादातर क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए होंगे या आपको बुक्स में नहीं मिला होगा। लेकिन बुक्स में मिले ना मिले, फॉर्मूला तो आना चाहिए। पेपर में अगर आ गया तो अगर कॉन्सेप्ट तुमको पता है तो कम से कम चीजों को इंप्लीमेंट तो हो पाएगी चीजें। लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है, ये पेपर में आ गया तो इंप्लीमेंट कैसे होगा? इसी के लिए मैंने सभी फॉर्मूले को यहां पे इंक्लूड किया है, इनको अच्छे से सीखिएगा। तो चलो देखते हैं। पहला जो है वो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर फाइल होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर सीओजीएस अपॉन, ये सीओजीएस क्या है, या सीओजीएस को यहां पे और दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो सीओजीएस को जानते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? इसको कहते हैं सेल। तो ये जो वर्डिंग मैं यहां पे लिखा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। हो सकता है पेपर में सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना दिया हो, क्या दिया हो? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो चाहे सीओजीएस हो चाहे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, ये दोनों एक ही चीज है। और अपॉन में क्या रखते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। तो आइए इनको डिटेलिंग में समझते हैं, पहले दोनों को अच्छे से और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो पहले हम समझते हैं सीओजीएस क्या होता है। सीओजीएस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ही ये बनता है। पहला तो इसका जो है फॉर्मूला वो होता है नेट सेल माइनस जीपी। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, सभी को पता होगा। तो अगर जीपी दिया हुआ है तो माइनस, लेकिन अगर लॉस दिया है, जीएल दिया है तो प्लस। ध्यान से देखिएगा, जीपी या जीएल में से एक ही चीज दी होगी। जीपी देगा तो माइनस और जीएल देगा तो प्लस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका सीओजीएस आ जाएगा। एक अप्रोच तो ये होता है। दूसरा अप्रोच उसी ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक अप्रोच ट्रेडिंग अकाउंट से दो तरीके से हम सीओजीएस निकालते हैं सिर्फ ट्रेडिंग से। पहला क्या है? नेट सेल्स माइनस जीपी। जीपी दिया है तो माइनस और जीएल दिया है तो प्लस। अभी आगे हम इसको समझाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और या तो दूसरा अप्रोच क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ये नहीं दिया है तो कहां हम जाएंगे? इधर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज में नेट परचेज लेना है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीएस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सीओजीएस। अब बात आती है सर सीओजीएस मिलने के बाद इसका क्या फॉर्मूला बनेगा एवरेज इन्वेंट्री का? तो इसका बनेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, आप इन दोनों को उठा के फॉर्मूले पे दीजिएगा, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अब यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एक चीज और पूछता है, इस रेशियो में एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं, एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं आता है इसमें, बताते हैं। इसमें जो एक नई चीज आती है वो क्या आती है, कभी कभी यहां पे पूछता है कि एवरेज कलेक्शन नहीं होता, वो तो आगे होगा। यहां पे होगा स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक होल्डिंग पीरियड, या इसको कहते हैं स्टॉक वेलोसिटी पीरियड, या स्टॉक वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, स्टॉक वेलोसिटी के नाम से। ठीक है, स्टॉक वेलोसिटी के नाम से, या इन्वेंट्री वेलोसिटी अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक होल्डिंग पीरियड पूछे, या स्टॉक वेलोसिटी पूछे, या इन्वेंट्री वेलोसिटी पूछे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है 365 अपॉन 365 वर्किंग डेज होते हैं इस साल में, तो आप 365 अपॉन ये जो आईटीआर का आंसर आएगा नीचे दीजिएगा आईटीआर, 365 अपॉन आईटीआर, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा स्टॉक होल्डिंग पीरियड, या फिर स्टॉक वेलोसिटी, या फिर इसको इन्वेंट्री वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है, पहले ये जानो। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, पहला बीआर, दूसरा डेटर। बीआर और डेटर को मिला के हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, वो क्या बनेगा, तो
बी आ गया डेटर। कब होते हैं? डेटर होते हैं तब जब हम क्रेडिट सेल होती है हमारी। क्या होती है? क्रेडिट सेल। जब सामान बेचोगे तभी तो तुम्हारे डेटर होंगे, वो भी सामान उधार बेचना है, नगद नहीं। क्योंकि कैश बेचोगे तब तो कैश हो जाएगा, क्रेडिट बेचोगे तभी आपके डेटर बढ़ेंगे। तो डेटर टर्नओवर रेशियो के लिए सबसे पहले ऊपर फॉर्मूले में क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। क्या चाहिए? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आपको मिल जाए तो नीचे क्या आपको चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट सेल तो आपको पता ही है क्या होता है। क्रेडिट सेल के लिए अक्सर यहां पे एक चीज देखने को मिलती होगी, आपको क्वेश्चन में दे देगा टोटल सेल। क्या दे देगा? टोटल सेल। तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में टोटल सेल दिया है, कैश सेल दिया है, तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्रेडिट सेल आपको यहां से मिल जाएगी। अब जो बचता है क्या बचेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला होता है, देखो, जो ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2 क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी आपको यहां पे आ गया। अब ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों का ओपनिंग, अगर दोनों क्वेश्चन में दिया है तो बीआर का ओपनिंग और डेटर का ओपनिंग, दोनों के ओपनिंग को जोड़ लीजिएगा और दोनों के क्लोजिंग को जोड़ लीजिएगा और 2 से डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिलने के बाद क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें जो दूसरी चीज पूछी जाती है ट्रेड रिसीवेबल में, वो क्या होती है? तो वो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बच्चों, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, इसका फॉर्मूला है 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो आएगा, आप उस 365 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड दीजिएगा, इसका आंसर जो भी आएगा वो नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है, इससे दो फॉर्मूले बनते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी, ये एवरेज कलेक्शन इसका है, ना कि इसका। पास से देखने में कभी कभी चीजें छूट जाती हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ही क्या पूछता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। अब बात की जाती कहां पे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या है यहां पे? ट्रेड पेबल। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल था वैसे ही ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल में दो चीज आएगी, एक आएगी आपकी बीपी और दूसरा आएगा आपका क्रेडिटर। अब बीपी या क्रेडिटर कब आते हैं? जब क्या होगा? क्रेडिट परचेज। क्या होगा? क्रेडिट परचेज। जब हम सामान किसी से उधार लेंगे तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, ये तो हो गया ट्रेड पेबल, इसके लिए हमको क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। तो फॉर्मूला क्या बन गया? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज ट्रेड पेबल का। तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल उठा के रखोगे, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। इसके बाद जो यहां पे पूछी जाती है चीज, जिस तरह यहां पे क्या पूछा गया था? एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसी तरह यहां पे क्या आता है? एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ डेज में आएगा। ओके, तो उम्मीद है तीनों आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों पे आपने साल भर खूब प्रैक्टिस किया, खूब लगाया है। बचा गया ये दो, इसलिए इन दो को अच्छे से समझो। यहां क्या लिखा है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट, तो देखो बेटा, फिक्स एसेट जो होती है, अभी बताते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ये दोनों ही, ये तीनों, यहां से तीनों फॉर्मूला आपने यहां पे देखा होगा। यहां लिया था सीओजीएस, यहां पे जो लिया हुआ था इन दोनों में, ये लिया था क्रेडिट परचेज और ये लिया था, यहां पे क्रेडिट सेल्स था, यहां पे क्रेडिट परचेज था। इन तीनों में जो हमें लेना है वो लेना है नेट सेल्स को। ये तीनों ही किससे कैलकुलेट होंगे? नेट सेल से। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो चाहे ये फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हो, चाहे नेट एसेट हो,
या फिर वर्किंग कैपिटल हो, हमें ऊपर क्या लेना है, नेट सेल्स लेना है। ठीक, नेट सेल्स को दूसरे ना यहां पे कौन से नाम से जानते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम नेट सेल बोलते हैं। तो चाहे नेट सेल लिखो चाहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो। डिवाइड, अब हमें यहां पे कौन सा रेशियो निकालना है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो डिवाइड में क्या आएगा, फिक्स एसेट, क्या जाएगी, फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट क्या होती है तो बताने की जरूरत होगी नहीं, फिक्स एसेट आपको यहां मिलेगी नॉन करंट एसेट्स में, ये सभी को पता है फिक्स एसेट, तो इसे बताने की आवश्यकता है नहीं। और सेल मैंने यहां पर बता दी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या होता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स होती है। कोई डाउट, तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगी। अब दूसरा क्या यहां पे लिखा है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, क्या लिखा है बच्चों, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। चलो अब इसकी बात की जाती है, यहां पे भी मैंने क्या कहा, तीनों ही किससे निकलेगा, नेट सेल्स से। फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स, क्या, नेट एसेट्स। अभी मैंने इसके पहले बताया कि नेट एसेट का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड, क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड। और कैपिटल इंप्लॉयड किन दो चीजों को मिला के आता है, कैपिटल इंप्लॉयड का अप्रोच देखोगे तो लायबिलिटी साइड की ये दो जो चीजें हैं इनको मिला के क्या आता है, कैपिटल इंप्लॉयड। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपको नेट एसेट मिल जाए, नेट सेल्स मिल जाए, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उठा के फॉर्मूले पे रख दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम कहां पे, इसके लास्ट रेशियो पे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैंने इसके लिए भी क्या बताया, ये भी किससे निकाला जाएगा, नेट सेल से निकाला जाएगा। तो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों नेट सेल तो आपको पता ही है कि नेट सेल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। तो उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के सारे फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जो सेगमेंट है आपका वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। किसका है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। एक सेकंड, प्यास लग जाती है। मैंने पानी पी लिया है। अगर आपको भी थोड़ा सा पानी उनी पीना हो, चाय पानी पीना हो, तो आराम से चाय पानी पी के फिर से बैठिए। देखो है क्या, मुझे तो लगातार पढ़ाना है, इसलिए मैं खड़ा हूं, 2 घूंट लिया और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपके पास पॉज का ऑप्शन है। आप इत्मीनान से पॉज के बटन दाबिए, जाइए चाय बिस्किट नमकीन खा पी के इत्मीनान से तब आके बैठिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक, हो सकता है लगातार देखो ये वीडियो लंबी हो जाए तो थोड़ा बोरिंग सा लगे। तो एक एक चीज को समझिए, जब उब जाइए पॉज के बटन दाबिए और उसके बाद जाइए इत्मीनान से थोड़ा सा चाय पानी सब पीजिए इत्मीनान से, उसके बाद आके बैठिए और फिर प्ले कीजिए और फिर आगे देखिए। देन यू हैव एन ऑप्शन, बट आई एम नॉट। तो चलो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बच्चा आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका ये क्या है जनरल, अभी तक तो हमने सिर्फ उसमें 4-5 फॉर्मूले ही से पढ़े थे। आपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहले हम इससे समझाते हैं, इससे तो ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो पिक्चर होती है वो दिमाग में सेट हो जाती है। तो पहले जब बात की जाती है वो बात की जाती है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। जनरल, तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके 4 रेशियो आते हैं। कौन कौन से, पहले तो सारे प्रॉफिट आते हैं, एक ये जीपी दिया है, एक ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, एक ये नेट प्रॉफिट दिया है। ये 3 आपके जनरल में आते हैं। एक चीज और बीच में बचता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसी के साथ साथ एक रेशियो पूछता है ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा, ऑपरेटिंग रेशियो। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ये मैंने लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो। तो 1, 2, 3 और ये 4, इन 4 चीजों को मिला के क्या बनता है आपका जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो एक चीज तो तुम्हें ये पता चल गई कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि इनमें से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, सॉरी इनमें से कौन सा जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक दे दिया नेट प्रॉफिट रेशियो, एक दे दिया जीपी रेशियो, एक दे दिया ऑपरेटिंग रेशियो।
अगर ये चार ऑप्शन है और आपसे ये पूछा गया इनमें से कौन सा जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, तो हमेशा आंसर क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ये कैसा होता है? ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बताता है। तो आजकल भूलेगा नहीं ना, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने प्रॉफिट? 3 तो प्रॉफिट ही है, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, और प्लस ऑपरेटिंग रेशियो। ये 4 रेशियो मिलके क्या बनते हैं? जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सिर्फ ओवरऑल की जब बात की जाएगी तो एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आइए इनके फॉर्मूले देखते हैं, चूंकि इनके फॉर्मूले बड़े आसान से हैं। सबसे पहली चीज, ये जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना बेटा, ये नेट सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे? नेट सेल्स पे। मतलब इसमें अपॉन में क्या होगा? नेट सेल्स होगी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। देखो जनरल में ये है और ये है। तो कोई भी प्रॉफिट पूछे, आपसे पूछेगा जीपी रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर क्या रखेंगे? जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। हमेशा 100 बगल में, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा परसेंटेज में इसका आंसर आता है। किसमें? परसेंटेज में। तो अगर जीपी रेशियो पूछा तो हमने फॉर्मूला क्या रखा? जीपी अपॉन नेट सेल्स। जितनी भी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है सब में अपॉन में क्या होगा? नेट सेल्स। जैसे दूसरा पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। मान लीजिए तीसरा पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। 3 हो गया। मान लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जितने भी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट होते हैं वो सब कहां से होते हैं? वो सब आपके होंगे नेट सेल से। सबके अपॉन में क्या आएगा? नेट सेल आएगी। ठीक, तो अपॉन में आ गई नेट सेल्स, और ऊपर क्या आएगा? अगर जीपी पूछेगा तो जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पूछेगा तो नेट प्रॉफिट, और लास्ट में अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रख दीजिएगा। तो ये जनरल कंप्लीट होता है। अब आइए इनको अच्छे से समझते हैं। 11th क्लास में आपने जीपी तो खूब निकाला होगा, क्लास 11th में। क्लास 11th में ये फॉर्मेट फाइनल अकाउंट में मिला था, आपने खूब पढ़ा होगा। बस वहां पे आपने इस चीज को ज्यादा कैलकुलेट नहीं किया था। आपने जीपी निकाला था, जीपी में सब सारी इनकम को जोड़ते थे, एक्सपेंसेस माइनस होते थे, आपका नेट प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन यहां पे आपका जीपी के बाद एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कैसे? इसलिए एक एक चीज को अच्छे से समझना, और फॉर्मूले से एक एक चीज को मैं हटाता जाऊंगा, ठीक है। जैसे जीपी में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट सभी को पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, जीपी निकाल लीजिए, जीपी आ गई, नेट सेल्स आ गया, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, फॉर्मूला बन गया, जीपी आपका आ गया। तो जीपी आपका यहां पे हो गया खत्म। दूसरा क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कैसे, इसको ध्यान से देखो। जीपी में हम हमेशा क्या जोड़ते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम? ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम जो बिजनेस के चलने के साथ साथ होती है, मतलब बिजनेस बंद तो इनकम बंद, ऐसी इनकम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। और वो सभी एक्सपेंसेस जो बिजनेस के चलने के साथ साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जीपी में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दीजिए, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दीजिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कीजिए। ठीक, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दीजिए और माइनस क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मिल जाएगा आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मिलते ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते कैसे। तो एक तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जीपी से निकालते हैं, और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी कभी क्वेश्चन में जीपी ना देके नेट प्रॉफिट दे देता है। तो देखो नेट प्रॉफिट कहां पे है? यहां पे है। अब यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या जोड़ते हैं? बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये क्या है? ऐसी इनकम जो बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस चले या बिजनेस बंद हो जाए लेकिन वो इनकम आपको होती रहेगी। तो ऐसी इनकम जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है वैसी इनकम क्या कहलाती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है
वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस होता है, तो हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए दो अप्रोच देता है, या तो जीपी देगा या तो एनपी देगा। जीपी देगा तो आपको कैसे निकालना है, समझ में आ गया। और नेट प्रॉफिट देगा तो नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना, और माइनस क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये दोनों ही अप्रोच आते हैं, तो इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। बड़ा बोलना पड़ जाता है भाई, बोलते बोलते समझ लो गला सूख जाता है। अब तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी, उसके बाद भी अगर तुम लोग ना पढ़ो तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आपकी लाइफ है, आपके हाथ में, आपको जैसे जीना है, जैसे करना है वो आप जानिए। बच्चे अपने आप को आजकल बड़ा ओवर स्मार्ट समझने लगे हैं। बच्चे सोचते हैं दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको सब कुछ आता है। कैसे आता है? क्योंकि पेपर में जाएंगे, हमें नहीं आएगा तो हमारे बगल वाले को तो आएगा ही, सामने वाले को आएगा ही। सामने वाला आखिर से क्यों आया है? सब हम ही पढ़ लेंगे तो बगल वाला फिर क्या पढ़ के आएगा, सामने वाला क्या पढ़ के आएगा? तो कुछ उस पर भी तो छोड़ो, कम से कम वो पढ़ के आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा बताने में, हमें भी अच्छा लगेगा सुनने में। बच्चे आजकल स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए अगर ये आपको लगता है कि आपके काम का है तो पढ़िए, नहीं काम का लगता है बिल्कुल मत पढ़िएगा, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, चलो इसके मैंने दो इश्यू बताया, तीसरा इश्यू इसमें क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब सही है, तो फॉर्मूला ठीक है, वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखे थे। यहां पे चूंकि ऑपरेटिंग रेशियो ही बोलेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रखना है। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है? तो बच्चा देखो, इसको हटा दो यहां से, इसको मैंने हटा दिया और मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बचा क्या यहां पे? देखो ये तीन आइटम बचे, एक ये बचा। तो इन तीनों को जोड़िए, इसको माइनस, अगर इन तीनों को जोड़ के ये माइनस होगा तो क्या आपको मिल जाएगा? इन तीनों को जोड़ने पे और इसको माइनस करने पे आपको मिलता है सीओजीएस। क्या मिलता है? सीओजीएस। मैंने यहां से जीपी हटा दिया और सेल्स हटा दिया, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सीएस, आपको क्या मिल जाएगा? सीओजीएस मिल जाएगा। इस सीओजीएस में यहां पे दिया होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिया होता ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बेटा सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। सीधा सीधा लाइन खींच देते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हुआ सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सीओजीएस कैसे निकालते हैं? सीओजीएस के दो अप्रोच हैं, या तो इन तीनों को जोड़ के इसको माइनस कीजिए, या तो फिर क्या होगा? मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है और ये नहीं दिया है, तो नेट सेल्स में से माइनस क्या होगा? जीपी। नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी भी क्या होती है? सीओजीएस। तो सीओजीएस तो आपको निकालना आ गया दोनों ही अप्रोच से। बस सीओजीएस में क्या जोड़ना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलते ही अपॉन में नेट सेल्स रखिए इंटू 100 आ गया क्या? आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, लास्ट जो इसका बचा वो क्या बचा? ये बचा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट तो बताने की जरूरत है नहीं, आपने बहुत लगाया है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। अब आते हैं सीधे ओवरऑल पे, और इसको बच्चे भूल जाते हैं या ये नहीं हो पाता या इसका फॉर्मूला दिमाग से अक्सर निकल जाता है। तो पहली चीज, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नापने के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी में है उसको कहते हैं आरओआई। आरओआई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो फॉर्मूला बनता है वो थोड़ा इन सबसे अलग है। रिटर्न, जो ये रिटर्न का मतलब क्या है? आपको जो रिटर्न होगा वो क्या होगा?
भाई कोई चीज आपने इन्वेस्ट किया है तो जो उसको रिटर्न होता है वो रिटर्न को हम अपना प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रॉफिट। इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट रिटर्न होगा, प्रॉफिट। तो यहां पे जो फॉर्मूले में लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद कीजिए प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके पहले हमने कहीं और भी लिया था। कहां लिया था? किस रेशियो में लिया था? नहीं याद आया? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और वही हम कहां लेते हैं? आरओआई में। दोनों में एक चीज कॉमन है, वहां पे आईसीआर लिखा होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है। दोनों को में आई जो है वो कॉमन है। आई वाले में क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दो ही फॉर्मूले में यहां पे लिया गया है। एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या लिया गया है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, इसके अपॉन में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या रखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला याद रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भूलेगा तो नहीं। क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? यहां पे तो नहीं है, तो बैलेंस शीट नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड बताया ना, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। एनसीआर का फुल फॉर्म नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, तो एनसीएल होगा, एनसीआर मतलब याद रखना। ठीक, आ गया इतना। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को मिला के क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। और यहां पे ये टोटल आपका रिवीजन खत्म हो जाता है। और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है ना। जितने भी नए फॉर्मूले ऐड हुए थे, नए कितने फॉर्मूले ऐड हुए? 3। एक है सॉल्वेंसी में, 2 है एक्टिविटी में। सॉल्वेंसी में कौन सा था? जल्दी बताओ। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसमें कौन सा है? टर्नओवर में 2 बताए थे, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। और बाकी सभी को मैंने एक समरी के तौर पर सारा फॉर्मूला बता दिया, कैसे क्या निकालते हैं वो बता दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और भी जिन बच्चों को आवश्यकता है, जिनको देखो आता है, जो अपने आप में एक्सपर्ट हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, वो तो अपने आप में एक्सपर्ट है। मैं भी यही उम्मीद रखूंगा कि वो 100 में से 100 पाए, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद ये आपके काम आ सकती है, आपको इसमें से कुछ याद हो सकता है, जो भूले हो उसको कुछ और टेक्निकल मेथड से याद किया जा सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और इसको जरूर देखिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर का क्विक रिवीजन, जो कि 23 मार्च से पहले मैं सोच रहा हूं सबका सब हो जाए, जिससे कि आपको पेपर में आसानी हो। उसके बाद हम सीयूईटी तो लेके आएंगे ही, और सीयूईटी का बहुत ही जल्द सीयूईटी बीकॉम के लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो बहुत जल्द उसका एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। फॉर्म से लेके सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके यूनिवर्सिटी तक की डिटेल में आपको बताऊंगा एक एक चीज, तो फॉर्म भरने से पहले उसे जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।